नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ फिजन फ्रेगमेंट। हमने इसे पिछले वाले वीडियो में न्यूक्लियर फिजन के बारे में डिस्कस किया। हमने जाना कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। हमने सीखा कि जब हमारे पास कोई एक हैवी न्यूक्लियाई है और वो जब हैवी न्यूक्लियाई किसी न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है तो वो मिड रेंज न्यूक्लियाई में क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और वो जिन दो मिड रेंज न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेट होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फिजन फ्रेगमेंट बोलते हैं। आज हम उसी फिजन फ्रेगमेंट के नेचर के बारे में देखेंगे कि जो फिजन फ्रेगमेंट हमको देखने को मिलेगा उसका नेचर कैसा होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उस फिजन फ्रेगमेंट के मास क्या होंगे। ठीक है, तो जो हमको दो फिजन फ्रेगमेंट देखने को मिलेंगे उन दोनों का मास कैसा होगा, उन दोनों का मास लगभग बराबर होगा या फिर अलग अलग होगा। ठीक है, वो देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में भी एग्जाम्पल लिया था किसका, यूरेनियम 235 का। अगर हम यूरेनियम 235 की बात करें तो यूरेनियम 235 क्या है, एक हैवी न्यूक्लियाई है। और ये जब हैवी न्यूक्लियाई किसी एक न्यूट्रॉन को कैप्चर करेगा तो क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो किसमें डिसइंटीग्रेट हुआ, एक बेरियम और क्रिप्टन में डिसइंटीग्रेट हुआ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बेरियम का मास नंबर देखूंगा कितना है, हमारे पास 141 है, और क्रिप्टन का मास नंबर देखूंगा कितना है, 92 है। तो यहाँ से हमको देखने को मिला इस रिएक्शन में कि जो बेरियम और क्रिप्टन यानी दो हमारे पास क्या जो फिजन फ्रेगमेंट है उनका मास में क्या है, बहुत डिफरेंट है, या फिर ये बोल सकते हैं उनके मास नंबर में क्या है, बहुत डिफरेंट है। और जब हमने एक्सपेरिमेंटली ये देखना चाहा कि जब इसके फिजन का जो यील्ड का जो परसेंटेज है उसके और जब मास नंबर के बीच ग्राफ खींचा तो हमें इस टाइप का ग्राफ हमको यहाँ पर देखने को मिला। जब हम इस ग्राफ को देखते हैं तो हमको इस ग्राफ में दो मैक्सिमा देखने को मिलते हैं। पहला मैक्सिमा तो हमको कब देखने को मिलता है, पहला मैक्सिमा हमको देखने को मिलता है 86 और 100 के बीच में, और दूसरा मैक्सिमा हमको देखने को मिलता है 130 और 150 के बीच में। ये दिखाना चाह रहे हैं ये मैक्सिमा कि जो दो फ्रेगमेंट मिलेंगे इस न्यूक्लियर फिजन, किसके न्यूक्लियर फिजन, इस यूरेनियम के न्यूक्लियर फिजन के दौरान जो दो हमको फ्रेगमेंट देखने को मिलेंगे, एक फ्रेगमेंट तो कहाँ लाई करेगा, 86 और 100 के बीच में लाई करेगा, और जो दूसरा फ्रेगमेंट वो लाई कहाँ करेगा, 130 और 150 के बीच में लाई करेगा मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमा का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम टाइम ये वाली प्रोबेबिलिटी है कि एक जो न्यूक्लियस है वो किस रेंज में होगा, 86 और 100 के बीच में होगा, और जो दूसरा न्यूक्लियस होगा 130 और 150 के बीच में होगा। ये ग्राफ दिखाना चाह रहा है। ये ग्राफ एक चीज और दिखाना चाह रहा है कि जो हमको दो फ्रेगमेंट देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे, दो फ्रेगमेंट देखने को मिलेंगे, उन दोनों का परसेंटेज क्या होगा, सेम होगा। यानी जितना परसेंट हमको यहाँ पर बेरियम देखने को मिलेगा उतना ही परसेंट क्या देखने को मिलेगा, क्रिप्टन देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी हमने कहा कि इनके बीच मास नंबर का डिफरेंट है, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, एक को हैवी न्यूक्लियाई और एक को लाइट न्यूक्लियाई बोल सकते हैं, क्योंकि इनके बीच जो मास नंबर का डिफरेंस है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये क्या है, लाइट न्यूक्लियाई, ये क्या है, हैवी न्यूक्लियाई। तो हम ये बोल सकते हैं इस ग्राफ से यहाँ पर बोला जा सकता है कि हैवी न्यूक्लियाई और लाइट न्यूक्लियाई कि दोनों का जो परसेंटेज यील्ड होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। वो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। हमें यहाँ पर एक मिनिमा भी देखने को मिल रहा है। ये मिनिमा ये दिखाना चाह रहा है, यानी ये उस कंडीशन को दिखा रहा है या उस केस को दिखा रहा है जिस केस में जो हमारे पास यहाँ पर दो फ्रेगमेंट मिल रहे हैं उनका मास नंबर क्या होगा, लगभग क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये किस केस को दिखा रहा है, ऐसे केस को दिखा रहा है या फिर ऐसे फिजन को दिखा रहा है या फिर उन फिजन फ्रेगमेंट को दिखा रहा है जिनके लिए मास नंबर क्या होगा, लगभग बराबर होगा। लेकिन ये क्या है, मिनिमम है, और ऐसा होने की जो परसेंटेज है वो क्या है, बहुत ही कम है। यानी बहुत कम संभावना होगी कि ये यूरेनियम डिसइंटीग्रेट होगा और यहाँ पर जो फिजन फ्रेगमेंट मिलेंगे उनका मास नंबर क्या होगा, लगभग बराबर होगा या फिर बराबर होगा। ऐसी संभावना या फिर ऐसा होने का जो परसेंटेज है वो क्या है, बहुत ही कम है। तो अधिकतम परसेंटेज कैसा क्या होने का है, ये होने का है। यानी पहला जो किसके बीच मिल सकता है हमको, 86 और 100 के बीच मिल सकता है एक न्यूक्लियाई जिसको हम लाइट न्यूक्लियाई बोलेंगे, और दूसरे न्यूक्लियाई किसके बीच मिल सकता है, किस मास नंबर के बीच मिल सकता है, 130 और 150 के बीच मिल सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो फ्यूजन होता है जहां पर हमको अलग अलग न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं या फिर डिफरेंट मास के न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं एसिमेट्रिक फ्यूजन। और जो दूसरा यहां पर ये वाला जो फ्यूजन हो रहा है, यानी जिसमें जो फ्यूजन फ्रेगमेंट हैं उनका मास लगभग बराबर है या बराबर है, तो इस टाइप की फ्यूजन को हम बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक फ्यूजन। तो मैक्सिमम टाइम क्या देखने को मिलेगा हमको, एसिमेट्रिक फ्यूजन देखने को मिलेगा, और सिमेट्रिक फ्यूजन देखने की संभावना क्या है, बहुत ही
कम है। अगर हमें सिमेट्रिक फ्यूजन देखने की संभावना को बढ़ाना है, यानी जो यहाँ पे मिनिमा है इसको कहाँ ले जाना है, ऊपर ले जाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो जो यहाँ पर न्यूट्रॉन हम यहाँ पर इस यूरेनियम में प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन कैसा है, स्लो न्यूट्रॉन है। अगर मैं इसको क्या कर दूं, हाई एनर्जी दे दूं, या फिर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दूं, तो उस केस में थोड़ा बहुत संभावना है कि यहाँ पर हमको जो ये मिनिमा मिल रहा है ये इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इंक्रीज कर सकती है, यानी यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है कि दो ऐसे न्यूक्लियाई हमको मिले फ्यूजन फ्रेगमेंट के तौर पर जिनका मास नंबर क्या हो, लगभग बराबर हो। या फिर दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर न्यूट्रॉन न लेके कोई और पार्टिकल ले सकते हैं प्रोजेक्ट कराने के लिए, या फिर कोई और प्रोजेक्टाइल पार्टिकल ले सकते हैं अगर हमको सिमेट्रिक फ्यूजन होने की संभावना या सिमेट्रिक फ्यूजन होने की प्रोबेबिलिटी को क्या करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ये तो किसके बारे में डिस्कस किया हमने, जो फ्यूजन फ्रेगमेंट मिल रहे हैं उनके मास के बारे में। जो दूसरा यहाँ पर हम नेचर होता है इन फ्यूजन फ्रेगमेंट का, वो ये होता है कि जो फ्यूजन फ्रेगमेंट होते हैं ये न्यूट्रॉन रिच होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन रिच होने का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रॉन रिच होने का मतलब क्या हुआ कि जो फ्यूजन फ्रेगमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से इनमें ज्यादा क्यों होते हैं। अब देखो ये क्या है, फ्यूजन फ्रेगमेंट है और किससे बन रहे हैं, इस यूरेनियम से बन रहे हैं। यानी यूरेनियम ने जब न्यूट्रॉन को कैप्चर किया और यूरेनियम फिर डिसइंटीग्रेट हुआ तो हमें क्या देखने को मिले, यहाँ पर दो फ्यूजन फ्रेगमेंट देखने को मिले, बेरियम और क्रिप्टन। अब यूरेनियम कैसा न्यूक्लियाई है, हैवी न्यूक्लियाई है। अब हम जानते हैं कि हैवी न्यूक्लियाई में जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियन या नंबर ऑफ न्यूक्लियन या मास नंबर की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है, तो उसके साथ साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इंक्रीज करेंगे तो उनके बीच कूलाम्ब रिपल्सन फोर्स लगेगा, और इस कूलाम्ब रिपल्सन फोर्स को कंपनसेट करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। तो हमने पढ़ा भी है पहले जब हमने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, तो दोबारा हम यहाँ पर थोड़ा बहुत रिकॉल कर ले रहे हैं कि जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं वहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर इस यूरेनियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है और जब ये यूरेनियम किसमें टूटेगा, बेरियम और क्रिप्टन में टूटेगा, तो इन बेरियम और क्रिप्टन में भी क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इस बेरियम और क्रिप्टन में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की क्या है, एक्सेस है। तो अगर मैं यहाँ पर बेरियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की एक्सेस निकालना चाहूँ तो कितना, अगर बेरियम के लिए देखूँ तो कितना है, इसके लिए मास नंबर 141 है। अगर बेरियम के लिए मास नंबर ए इज इक्वल टू कितना दिया है हमको, 141 है, और मास नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ से मैं अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 141 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, और यहाँ से n इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना, 141 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, इसके लिए हमारे पास 56 है, और माइनस करके कितना आ गया है, ये आंसर आया आपका कितना आएगा, उसको सॉल्व करोगे तो 141 माइनस का 56 इट विल बी इक्वल टू 85 आ जाएगा। जी हाँ, तो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए, 85 आ गए। अब कितनी एक्सेस है न्यूट्रॉन की वो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी 85 माइनस का कितना आ जाएगा, ये 56 आ जाएगा, एंड 85 माइनस का 56 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 29। यानी इस वेरियम में एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 29 है। सिमिलरली किसके निकालना, क्रिप्टन के लिए, क्रिप्टन के लिए मास नंबर कितना दिया हमको, 92। क्रिप्टन के लिए देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये मास नंबर कितना होता है इसके लिए 92, और 92 इक्वल टू कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 92 माइनस का जेड, और जेड की जगह कितना है हमारे पास, 36 है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 92 माइनस का 36, यानी कितना आ गया हमारे पास, 56 आ गया। कितना आ गया, 50। ओके, ये कितना होगा, जेड नहीं, क्या होगा, ये एन होगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया हमारे पास, 56 आ गया। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 56 है तो यहाँ पर एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन माइनस जेड वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 56 माइनस का 36, 56 माइनस का 36, एंड 56 माइनस का 36 कितना होता है,
20 होता है। अब देखो इधर बेरियम में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की एक्सेस है 29, और क्रिप्टन में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की एक्सेस है 20 न्यूट्रॉन की एक्सेस है, यानी 20 न्यूट्रॉन यहाँ ज़्यादा है किससे, प्रोटॉन से, और यहाँ 29 न्यूट्रॉन ज़्यादा है किससे, प्रोटॉन से। अब आप लोग कहोगे कि जो बेरियम और क्रिप्टन है दोनों क्या हैं, हैवी न्यूक्लियाई हैं, तो यहाँ फिर मिड रेंज न्यूक्लियाई हैं, इनमें भी क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ताकि इनका जो न्यूक्लियस है वो क्या बना रहे, स्टेबल बना रहे। आंसर है हाँ, यहाँ पर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये अधिकता या फिर जो एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 21 किसके केस में, बेरियम के केस में, और 20 किसके केस में, क्रिप्टन के केस में, ये रिक्वायरमेंट से क्या है, ज़्यादा है। यानी जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अधिक होने चाहिए प्रोटॉन से, उससे क्या है, ये ज़्यादा है। यानी ये ऐसे न्यूक्लियाई हैं बेरियम और क्रिप्टन जिनमें नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है उनकी एक्सेस रिक्वायरमेंट से क्या है, ज़्यादा है। और ऐसे न्यूक्लियस जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की एक्सेस रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होती है, वो एक खास प्रॉपर्टी को दिखाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, बीटा नेगेटिव डीके बोलते हैं। यानी ये दो न्यूक्लियाई किसको दिखाएंगे, बीटा नेगेटिव डीके को दिखाएंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि बीटा नेगेटिव डीके क्या होता है। बीटा नेगेटिव डिके में क्या होता है, मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास क्या है, एक न्यूक्लियस है एक्स, जिसके लिए मास नंबर कितना है मास नंबर कितना है ए, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है जेड, और एक किस में कन्वर्ट हो गया, बीटा डिके के दौरान, और एक नई न्यूक्लियाई वाई में कन्वर्ट हो गया, और इस वाई में क्या होता है, बीटा नेगेटिव के दौरान एक नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर जाता है, लेकिन टोटल मास नंबर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और साथ में हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक बीटा नेगेटिव प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो। ओके, और इस प्रोसेस को समझाने के लिए जो मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी कहती है जब भी हमारे पास बीटा नेगेटिव डीके होता है तो एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ हमको यहाँ पर एक बीटा नेगेटिव और एक एंटी न्यूट्रिनो देखने को मिलता है। यानी ऐसे न्यूक्लियाई अगर हमारे पास न्यूक्लियाई है और उस न्यूक्लियाई में क्या हो रहा है, बीटा नेगेटिव डीके हो रहा है, तो बीटा नेगेटिव डीके होने के दौरान उस न्यूक्लियाई में एक एटॉमिक नंबर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन मास नंबर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाएगा, मास नंबर कांस्टेंट रहेगा। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि जब भी कोई बीटा नेगेटिव डीके होगा, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ तो जेड की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या रहे, सेम रहे या कांस्टेंट है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन में कोई चेंज नहीं आया, तो इस टाइप की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बीटा नेगेटिव डीके बोलते हैं। तो ये तो जो यहाँ पर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, इनमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की एक्सेस है वो रिक्वायरमेंट से क्या है, ज़्यादा है। तो ये दोनों न्यूक्लियस क्या दिखाएंगे, इस प्रोसेस को दिखाएंगे या फिर बीटा नेगेटिव डीके को दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर बेरियम है, बेरियम 141 है, और इसका मास नंबर कितना है हमारे पास, एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास, 56 है। और जैसे ही ये बीटा नेगेटिव होगा इस बेरियम में, तो यहाँ पर जो नया हमारे पास न्यूक्लियाई मिलेगा उसका जो एटॉमिक नंबर कितना होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा कितना, 56 + 1, यानी कितना होगा, उसका एटॉमिक नंबर 57 होगा, लेकिन उसका मास नंबर कितना रहेगा, 141 ही रहेगा। अब मुझे याद तो है नहीं, तो मैं किसकी सहायता लूंगा यहाँ पर, इस पीरियोडिक टेबल की सहायता लूंगा। तो इस पीरियोडिक टेबल में हमको सब दिए हुए हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं। यहाँ पर ये बेरियम है, इस बेरियम का 56 है, तो 57 किसका होता है, लेंथीनियम का होता है। तो यहाँ पर जो नया न्यूक्लियाई मिलेगा वो क्या होगा, हमारे पास लेंथीनियम होगा। फिर ये जो लेंथीनियम होता है यहाँ पर, ये फिर से कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, फिर से इसमें क्या हो जाता है, बीटा डीके हो जाता है। और जैसे ही इसमें बीटा डीके होगा, तो इसमें बीटा डीके होते ही क्या करेगा, इसमें बीटा डीके होगा, तो फिर से यहाँ पर जो नया न्यूक्लियाई मिलेगा उसका जो एटॉमिक नंबर कितना होगा, 58, लेकिन मास नंबर कितना रहेगा, 141। और 58 होता है हमारा किसका, सीरियम का, किसका होता है, सीरियम का होता है। फिर अगेन क्या होगा यहाँ पर, बीटा डीके, ये भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो अगेन क्या होगा, बीटा डीके होगा। तो बीटा डीके के दौरान जो यहाँ पर नया न्यूक्लियाई बनेगा उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा, 59 होगा, और मास नंबर कितना होगा, 141 ही होगा। और जो यहाँ पर जो नया न्यूक्लियाई हमको मिलकर आता है वो आता है हमारे पास PR। और ये जो न्यूक्लियाई होता है ये क्या होता है, स्टेबल होता है। अब इससे आगे को प्रोसेस नहीं होगी, यानी इससे आगे को बीटा डीके नहीं होगा। तो इस तरीके से जो बेरियम होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इस PR में कन्वर्ट हो जाता है। कौन, ये BA, यानी बेरियम इसमें कन्वर्ट हो गया, जिसका जो मास एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 58
9 है। ओके, ये तो किसके लिए हो गया, बेरियम के लिए हो गया। अब सिमिलरली हम यही किसके लिए देख सकते हैं, इस क्रिप्टन के लिए देख सकते हैं। जब एक क्रिप्टन में बीटा डीके होगा, हमारे पास क्या है, क्रिप्टन के आर, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास 36, और इसका मास नंबर कितना दिया है 92 दिया है। जब इसमें बीटा डीके होगा तो बीटा डीके होते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक नए न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा 37 होगा, और लेकिन मास नंबर तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और 37 किसका होता है, 37 अगर यहाँ पर क्या दिया, 37 होता है किसका, रूबियम का। किसका होता है, रूबियम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, RB, रूबियम आ जाएगा। फिर से ये क्या है, एक अनस्टेबल है, तो ये फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से इसमें क्या हो जाएगा, बीटा डीके हो जाएगा। जैसे इसमें बीटा डीके होगा तो जो नया एलिमेंट हमको यहाँ मिलेगा, नया न्यूक्लियाई मिलेगा, उसका जो एटॉमिक नंबर होगा कितना होगा 38 होगा, और जो मास नंबर होगा कितना होगा 92 होगा। तो जो हमारे पास नया न्यूक्लियाई मिलेगा वो किसका मिलता है हमको, स्ट्रोंटियम का। स्ट्रोंटियम का जो सिंबल होता है क्या होता है, SR होता है। फर्दर ये क्या हो जाएगा, डीके हो जाएगा, और फर्दर डीके होने के बाद जो यहाँ पर हमको नया न्यूक्लियाई मिलेगा, उसका जो एटॉमिक नंबर होगा कितना होगा हमारे पास 39 होगा, और उसका मास नंबर कितना रहेगा 92 रहेगा, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। और जो नया न्यूक्लियाई मिलेगा वो क्या होगा हमारे पास, यट्रियम होगा। क्या होगा, यट्रियम, वाई क्या होगा, यट्रियम। ओके, तो इस तरीके से, और ये जो यट्रियम होगा ये क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पर, स्टेबल मिलेगा नहीं, ये फर्दर क्या हो जाएगा, डिके करेगा। फर्दर डिके करेगा किसमें, ये जर्कोनियम में। ठीक है, तो ये फर्दर डिके करेगा किसमें, जर्कोनियम में। तो ये कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा इसके लिए, ये 40 हो जाएगा। और यहाँ पर ZR, और ये कितना, ये ऊपर कितना रहेगा 92, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, स्टेबल न्यूक्लियाई हमको मिल जाएगा। यानी इससे आगे को ये डिके नहीं हो पाएगा। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो बीटा डिके हो रहा है क्या स्पॉन्टेनियसली होगा या आराम आराम से होगा। तो आंसर है कि हर डिके के लिए अपना एक टाइम होता है। जैसे जब बेरियम लेंथियम में यानी La में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए वो कितना टाइम लेता है, लगभग 18 मिनट का टाइम लेता है। और जब LaCe में कन्वर्ट होता है तब वो 7.5 आवर का टाइम लेता है। और जब ये CePr में कन्वर्ट होता है तब वो लगभग 33 डे का टाइम लेता है। यानी यहाँ से इधर जाने में इसको, इस CE को PR बनने में लगभग 33 डे लग जाते हैं। ओके, फिर जाके क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, उससे आइको डिके नहीं होगा। सिमिलरली क्रिप्टन के केस में जब क्रिप्टन रूबियम में कन्वर्ट होता है तो उसको 3 सेकंड लगते हैं, बहुत कम टाइम लगता है। और जब ये यट्रियम में कन्वर्ट होता है उसको 2.7 आवर लगता है। और जब फाइनली यट्रियम ZR यानी जर्कोनियम में कन्वर्ट होता है उसको 3.5 आवर लगते हैं। तो अलग अलग प्रोसेस के लिए क्या है, अलग अलग टाइम है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं किस तरीके से जो हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर फ्रेगमेंट मिल रहे हैं ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और इनमें क्या हो जाता है, बीटा डीके हो जाता है। और बीटा डीके क्यों होता है, क्योंकि इनमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की एक्सेस होती है वो रिक्वायरमेंट से क्या होती है, ज़्यादा होती है। जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की एक्सेस हमको रिक्वायर होती है उससे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनमें क्या हो जाता है, बीटा डीके हो जाता है। और ये कुछ इस तरह से स्टेबल न्यूक्लियाई में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं फाइनली। और जब कोई टाइम, इसको यहाँ पहुँचने में 33 डे लग गया, इसको यहाँ पहुँचने में 3.5 आवर लग गया। ठीक है, इस तरीके से। नाउ अब यहाँ पर एक और नेचर होता है। वो नेचर क्या है कि ये जो हमारे पास क्या दिए हैं, यहाँ पर दो हमारे पास क्या है, फ्यूजन फ्रेगमेंट हैं। इनमें से क्या दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी या दोनों की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर एक ग्राफ देखा था, उस ग्राफ में हमने देखा कि जो दो फ्रेगमेंट मिलते हैं दोनों का मास नंबर में बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी एक न्यूक्लियाई क्या होता है, लाइट न्यूक्लियाई होता है, और एक न्यूक्लियाई क्या होता है, हैवी न्यूक्लियाई होता है। तो यहाँ से हम सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हमारे पास लाइट न्यूक्लियाई होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो हमारे पास हैवी न्यूक्लियाई होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इस केस में जो बेरियम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और जो क्रिप्टन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये क्या था, कुछ नेचर था किसका, इस फ्यूजन फ्रेगमेंट का। जो फ्यूजन फ्रेगमेंट कैसा होता है या फिर फ्यूजन के बाद किस तरीके का बिहेव करता है। आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।